नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज डॉक्टर संदीप दानखेड़े हैं जो बाल रोग तज्ञ हैं और साथ ही आईएमए के सेक्रेटरी है। इन्होंने पिछले साल से सोशल वर्क करते करते साथ में कोरोना मरीजों की भी बहुत सेवा की और बाल रोग विशेषज्ञ है। अभी जो वर्तमान में बातें चल रही है कि बच्चों को कोरोना हो रहा है, इसलिए हमने आज हमारे स्टूडियो में संदीप दानखेड़े जी को बुलाया है और उनसे जानते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। संदीप जी, जैसे आप बाल रोग विशेषज्ञ तो हो ही सिर्फ, और पिछले साल 1 साल से कोरोना का महामारी चल रही है। इन सब चीजों में आपका बाल रोग का अनुभव क्या? बच्चों को भी कोरोना होता है, जो भी वर्तमान में बहुत सारी बातें चल रही है, अभी इस चीज में आपसे चर्चा करनी है। और बहुत लोगों में संभ्रम है कि बच्चों को कोरोना नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि बच्चों की भी कोरोना से मौत हुई है। तो क्या कारण रहे होंगे उनके? और आपने साथ में आप किसी क्लब से या संगठन से भी जुड़े हो साथ में इसमें भी? आपका थोड़ा सा अल्प परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए आपके द्वारा। नमस्कार, धन्यवाद चंदू भाई, आज यहाँ पर इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। आपने कहा है अल्प परिचय, तो अमरावती में मैं बाल रोग तज्ञ के हैसियत से कार्यरत हूँ पिछले 20 सालों से। अमरावती में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग तज्ञ संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, और अमरावती रोटरी मिड टाउन से भी मैं जुड़ा हूँ। वहाँ के भी मेडिकल डायरेक्टर के रूप में, बोर्ड डायरेक्टर के रूप में वहाँ पर भी कार्यरत। और कई सामाजिक संगठनों से, चाहे वो ब्लड डोनेशन के एक्टिविटीज हो, ऐसे कई संगठनों से, जायंट्स से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अमरावती में कोविड बच्चों में भी पाया जा रहा है और बच्चों में भी इसकी मौत हो रही है। जब से ये कोविड आया था, मतलब पिछले साल जब से लगभग फरवरी मार्च से ये शुरू हुआ, तब शुरुआती दौर में हमको ये डर लगा था कि क्या ये बच्चों में भी ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी ओवरऑल कम होती है। लेकिन जो हमारा पिछले साल का अनुभव रहा, तो पिछले साल में कोरोना में बच्चों में संक्रमण काफी कम रहा। अगर हम अमरावती के बारे में कहें तो अमरावती में काफी कम बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए और बहुत ही कम बच्चों को भर्ती करने का काम पड़ा। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि काफी बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और लगभग 3 बच्चों की दुर्भाग्यवश इसमें मृत्यु भी हुई है। कई लोग इसमें सोशल मीडिया पे भी मैसेज भेजते हैं कि ये कोरोना पहली लहर बड़ों के लिए आई थी, दूसरी मिडिल क्लास वालों के लिए, अब जो लहर आई हुई है बच्चों को। तो क्या लहर में ऐसा कुछ बच्चों में संक्रमण जागा होगा या इसमें ऐसा कुछ फर्क पड़ता है इसमें? इसमें 3 मैं विशेष मुद्दों पर ध्यान खींचना चाहूंगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये सही है कि इस बार बच्चों में प्रमाण पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ है। तो उसके जो अलग अलग कारण है, सबसे पहला कारण तो जो इसके रिसेप्टर्स होते थे, जो शुरुआत को कोरोना जिसने हमारे देश में रिसेप्टर यानी क्या? थोड़ा रिसेप्टर यानी जब भी कभी ये कोई कोरोना का हमें संक्रमण होता है, तब ये हमारे शरीर में आने के बाद में वो हमारे पेशियों के भीतर एंट्री करते हैं, और पेशियों के अंदर एंट्री करने के बाद में मल्टीपल हो जाते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में वो तैयार होते हैं। तो ये एंट्री करने के लिए जो उनको एक अटैच होने के लिए जगह चाहिए रहती है, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। अच्छा। वो जो रिसेप्टर होते हैं, एसी रिसेप्टर, वो बच्चों में कम मात्रा में होने की वजह से ये कोरोना बच्चों में कम अटैक कर रहा था। साथ ही साथ लोगों ने भी बहुत जिम्मेदार नागरिक होने का एक फर्ज अदा किया। बच्चों की काफी अच्छी सुरक्षा की, बच्चों की भीड़ भाड़ की जगह जाना बंद था, स्कूल बंद था। इन सब कारणों की वजह से भी बच्चों में इसका संक्रमण कम रहा। लेकिन अभी जो म्यूटेशन हुआ है, खासकर ये जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया हुआ है, ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन काफी ज्यादा मात्रा में बच्चों पर भी अटैक कर रहा है। तो ये 2-3 कारणों की वजह से इसमें फर्क पड़ा है। और हाँ, इसमें सच है कि जो शुरुआत को जो आया था, जब ये बीमारी आई थी, तब ये 60 साल के ऊपर के लोगों में ज्यादा मात्रा में था, और बाद में जो अभी सेकंड वेव जैसा चल रहा था, तो उसमें ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन जो हुआ था वो लगभग 35 से 60 साल की उम्र में हुआ था। और इसलिए अभी जो उम्मीद है, और दूसरी एक और महत्व की बात है, जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हुआ, वो वैक्सीनेशन शुरुआत को 60 साल के ऊपर वालों को मिला, फिर कोरोना योद्धाओं को मिला, और अभी जो 18 साल के ऊपर वालों को मिलना शुरू हुआ है। तो इसके चलते जो एक पॉपुलेशन बच गई है जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला, वो है बच्चों का पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से भी उनमें कोई बचाव का रास्ता उनमें नहीं है, उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, उनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जो साल भर पहले प्रथा चली थी कि बुजुर्गों को पहले होता है, सरकार ने भी, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार प्लस साथ में स्थानीय प्रशासन ने भी पहले जो है 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी हुई है। उसके बाद में दूसरा फेज जो चालू हुआ 18 से 45 तक
तक का हुआ। 0 से 18 तक के अभी भी कोई प्रोविजन सरकार के तरफ से नहीं आई। आप लोगों के प्रयास, हमें पता नहीं, बच्चों के बारे में आप लोग शायद निश्चित रूप से प्रयास तो कर रहे हो, क्योंकि आपको जब खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है तो निश्चित रूप से सारे जो पीडियाट्रिशियंस का आपका एसोसिएशन होगा, आपका एसोसिएशन भी कुछ जिसमें वर्क कर रहा है? जी हाँ। सबसे पहले महत्व की बात, जैसे ही ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, हमारा जो इस बार बहुत अच्छी बात है कि जो महाराष्ट्र राज्य का बाल रोग तज्ञ संगठन है, उसके अध्यक्ष भी अमरावती में है, डॉक्टर जयंत जी पांडरीकर, और उपाध्यक्ष राजेश जी बुब, वो भी अमरावती में है, और मैं खुद भी उसका पदाधिकारी हूँ। तो हमने जो हमारे विभागीय संभागीय आयुक्त है और बाल उनको कल्याण के मंत्री भी अमरावती भी है, जी, सौभाग्य तो से। हमने महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती जी ठाकुर, जो हमारी पालक जी। मंत्री भी है, उनसे भी मुलाकात की, और हमारी तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको सौंपा है कि हम सभी महाराष्ट्र में जो 4,800 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञ जो हमारे संगठन के मेंबर है, हम सब इसमें सहकार्य सहयोग देने के लिए तैयार है, और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर साथ में लड़ना है, और ये सब लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। ये तो हो गया जो हमने प्रशासन को बताया। साथ ही साथ जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसकी लेवल पर हम लोग टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं, जो हमने हमारे लेवल पर उसके गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से इससे लड़ना है। आपने वैक्सीन के बारे में जो पूछा, तो वैक्सीन के बारे में अभी तो भारत में कोई भी वैक्सीन को 18 साल के नीचे परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, फाइजर कंपनी की एक वैक्सीन है जो 12 साल के ऊपर कनाडा में परमिशन दी गई है, अमेरिका में परमिशन दी गई है, और एक जाइडस की वैक्सीन आ रही है, जिसको शायद आगे चल के एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों को एंटिसिपेट भी करना है कि क्या हालत रहेंगे, उसमें हम लोग को भविष्य की ओर भी देखना है और तैयारी करना है। तो उस हिसाब से शायद जाइडस की वैक्सीन आने की एक उम्मीद है। और फाइजर की जो आज ही एक न्यूज आई है कि फाइजर ने अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है कि 2 साल के ऊपर उनकी वैक्सीन उनको कारगर लग रही है। तो अगर इसमें पर वो सही साबित ठहरती है, तो वो भी एक बहुत अच्छी न्यूज होगी, और जल्दी वो वैक्सीन भी हमें अवेलेबल होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जब ये वैक्सीन का 18 साल के नीचे वालों को परमिशन नहीं है, क्या कुछ वैक्सीन देने में बच्चों को खतरे हो सकते हैं या उनकी ट्रायल नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि 18 साल के नीचे नहीं देना, क्योंकि संक्रमण तो अभी अभी का जो कोरोना है वो उम्र नहीं देख रहा है। किसी भी उम्र के बच्चों को जाके वो क्यों होता है ये आपसे बाद में पूछूंगा। अभी आप इसका कि क्यों वैक्सीन से कुछ बच्चों में तकलीफ हो सकती है क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों के मामले में थोड़े पेरेंट्स भी सेंसिटिव होते हैं। बच्चों के मामले जो इंटरनेशनल संगठन है, उनके भी नियम और मापदंड बहुत स्ट्रिक्ट है। ये कहा जाता है कि कोई भी दवाइयों से बच्चों जो कि नाजुक होते हैं, ये बहुत से लोग जो सोचते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स, एडल्ट्स पूरी तरह से अलग है और बच्चे पूरी तरह से एक अलग एंटिटी है। उनके अवयव नाजुक होते हैं, उनकी डेवलपमेंट अलग होती है, यहाँ तक कि उनकी साइको सोशल जो एक पोजीशन होती है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, ये भी एक अलग होती है। कई अब अभी हम लोग देख रहे हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे, मुझे आज एक मेरा पेशेंट आया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मुझे पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, मैंने टीवी पे सुना है कि बच्चों में भी ये कोरोना हो रहा है, तो क्या हमको भी कोरोना हो जाएगा? तो ये वो हर चीज आजू बाजू के ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें इस बात की और भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी कहते हैं, तब उनको बच्चों की मानसिकताओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ, वैक्सीन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक अभी तक का अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि इस वैक्सीन से कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट बच्चों में होगा। बच्चों में अभी जैसे आपने बताया कि सरकार की परमिशन नहीं है, फाइजर ने अभी टेस्टिंग किया कि 2 साल के ऊपर हो जाएगा, ऐसे कई कंपनियां शायद हो सकता है कई बच्चों पे ट्रायल करे, उनके रिजल्ट देखे, उसकी संभावित देखे कितना नुकसान होता है। फायदा हो नहीं हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, शायद इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फायदा तो ठीक है, शरीर में दवाई जाएगी तो कुछ ना कुछ होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, आप लोग क्या इसमें व्यवस्था में सुधार करना चाह रहे हैं? कुछ आपके डॉक्टर्स लोग, बच्चे आते हैं, उनको क्या सूचनाएं देते, पेरेंट्स को क्या सूचनाएं रहती? क्योंकि कोरोना से बचना है, होना नहीं चाहिए, हमको भी लगता बचाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैक्सीन के बजाय यदि बचाव की तरफ ध्यान दिया जाए, जैसे कि बच्चों की तरफ निश्चित रूप से लोग ज्यादा ध्यान देते, बाहर बुजुर्ग निकलते थे, बड़े निकलते थे तो उनको कोरोना हुआ, बच्चे शायद स्कूल गेम वगैरह सारे बनते थे, बच्चों का निकलना नहीं हुआ, शायद इसलिए भी हो सकता है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। लेकिन अब बच्चे भी, कई जो पिछले 3-4 महीने खुल गया था, बच्चे भी बाहर रहे, बच्चों में भी संक्रमण, अब बच्चों पे कोरोना अटैक क्यों कर रहा है, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि इनके लिए क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम है डॉक्टरों की तरफ से? सबसे पहले दूसरा, प्रशासन ने क्या करना चाहिए, इस बारे में हमारी कुछ सुझाव है जो हम प्रशासन के सामने रखते हैं।
अभी जो एक टास्क फोर्स की अमरावती में पालक मंत्री महोदया ने जो कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग लिया था, वहां पर भी हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस बात से प्रशासन को आगाह किया कि अभी पीडियाट्रिक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनके लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमें प्रशासन ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हमारे जिलाधीश महोदय शैलेश जी नवाल हमेशा हर किस तरह के प्रॉब्लम के लिए सुनने के लिए और उस पर सोल्यूशन को लाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने भी इस बात के लिए एक्सेप्ट किया है कि जल्दी हमें एक अरेंजमेंट्स करना है। तो उन्होंने इस बात के लिए 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी परमिशन दी है, जहां पर कोविड के बच्चे मरीज एडमिट कर सकते हैं। और जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें भी जल्द ही अरेंजमेंट किया जाएगा, खासकर जो बच्चे प्राइवेट में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वहां पर खासकर ये सब अरेंजमेंट्स की जाएगी। वहां पर के बारे में हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं पेरेंट्स को सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो हम वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है कि केवल वैक्सीन देना ही 100% बचाव नहीं है। वैक्सीन के साथ साथ हमें जो हमारे को जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया गया है, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। क्या ये बच्चों के लिए अलग होता है या वही है? लगभग वही है, लेकिन कुछ खास बातों का हमको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि बच्चे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में की कुछ बातें पूरी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर 2 साल से छोटा है तो वो मास्क नहीं लगा सकता। इवन 2 साल से बड़ा अगर कोई बच्चा है तो भी वो बार बार उसको हाथ लगाएगा, बार बार उसको नीचे करेगा। तो ये सब बातें मास्क उसका, कोई अगर बड़ा आता है बाहर से तो बच्चे एकदम से जाके उनसे लिपटना चाहते हैं या उनके पास जाना चाहते हैं। तो ये जो आदतें हैं ये धीरे धीरे उनसे बदलाव उनको सिखाना पड़ेगा। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमको पेरेंट्स बताते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही समझदारी से जब उनको बताया जाता है तो आने वाली जनरेशन ये बात को सीख रही है। मैंने बीच में कुछ वीडियोस भी देखे थे कि कुछ बच्चों को तो इतनी आदत हो जाती है कि वो कहीं से भी किसी चीज को, बाहरी चीज को छूते हैं तो जाकर अपना हैंड वॉश करने को लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन में ये चेंजेस हमको दिखाई देने लगेंगे कि वो इस बारे में काफी जागरूक और काफी सजग रहेंगे। और अपना ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जिसको कहते हैं कि मास्क का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को यूज करना है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर का सही तरीके से प्रयोग करना है। तो ये सोचा ये करना ही है। इसके साथ साथ कुछ बातें हमको मैं यहाँ पर महत्व का बताना चाहूंगा कि बहुत बार जैसे हम बीच में पहली लहर के बाद में हम लोग यूं सोचने लग गए थे कि अब लगभग कोरोना दूर हो चुका है। हमने कई बड़े बड़े जी। अरेंजमेंट्स देखे जहां पर बच्चों के बर्थडे बहुत दिन से, पिछले साल नहीं हुआ था, इस बार तो जोर शोर से करना है, जोर से मनाए। इस तरह से शुरू हो गया था। तो हमको इस बात को अवॉइड करना है। स्कूल्स भी शुरू होने की बात शुरू हो गई थी कि स्कूल्स कम से कम एग्जाम तो ले लेना है। उन बातों से हमको थोड़ा सा कुछ दिन तक और बचना पड़ेगा, और किसी भी तरह के गैदरिंग हमको करने से बचना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ पर खास कर बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों की टेस्टिंग करने के बारे में हिचकिचाते हैं। तो टेस्टिंग करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। अगर आपके डॉक्टर आपको राय दे रहे हैं कि मुझे डाउट है इस बच्चे की टेस्ट करना अच्छा रहेगा, तो टेस्ट करने में फायदे ही फायदे हैं। अगर नेगेटिव आता है तो भी फायदे की बात है, और पॉजिटिव आता है तो भी प्रॉपर फायदे की इलाज है। बात है, क्योंकि हमको बच्चे का स्टेटस पता है। और ये स्टेटस क्यों जरूरी है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर खास कर बताना चाहूंगा कि बच्चों की टेस्ट करने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। डॉक्टर की सलाह होने पर जरूर जरूर प्रॉम्प्टली टेस्ट करवाए। अभी आपके पास में बच्चों की जो उम्र की रेंज है लंबी कर दी है। 0 से 18 साल तक के बच्चों को आपको अभी गाइड करना, क्योंकि 18 साल के नीचे जब तक सरकार ने उनको अलाउ नहीं करती, हम उनको बच्चा ही मानेंगे इस माध्यम में। तो क्या ये इसमें भी कुछ ग्रुप बनेंगे इस साल के लोगों तो इसने ये मेंटेन करना है इस साल तक के, क्योंकि 11-12 साल तक तो माँ बाप मेंटेन कर, 12 साल के बाद का बच्चा अपना खुद का मेंटेनेंस खुद करने लग जाता है। तो एक 12 साल के ऊपर का बच्चा और एक 12 साल के अंदर का बच्चा, 0 से 5 साल का बच्चा, इन सब चीजों में फर्क है। 0 से 5 साल के बच्चे को तो स्पेशल माँ को ही कुछ उसके लिए विशेष ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। 12 साल का बच्चा आपको बता देगा मुझे खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, लेकिन 0 से 3-4 साल तक का बच्चा को आपको हाव भाव से बचाना, उसके लिए कैसे नियोजन रहेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने चंदू भाई। बिल्कुल इसी तरह के सवाल हमको पेरेंट्स से आते रहते हैं। खासकर ये सवाल तब आता है जब एकदम एक कोई न्यूबॉर्न है और छोटा बच्चा है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट है, जो कि माँ के दूध पर डिपेंडेंट है। इस बच्चे को एक चिंता हो जाती है, और खासकर अगर बच्चा पॉजिटिव आता है और माँ निगेटिव आती है, जी। या तो माँ निगेटिव आती है या बच्चा पॉजिटिव आता है, तो इन हालात में बड़ा संभ्रम हो जाता है कि क्या करना चाहिए। तो इस बात के लिए बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। जो भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है तो उसमें बच्चे को दूर करने की जरूरत नहीं है। अगर माँ पॉजिटिव है तो माँ मास्क पहनकर हैंड वॉशिंग करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है, और बाकी समय में अपने से थोड़ा दूर केयर टेकर के साथ में रख सकती है। और अगर बच्चा पॉजिटिव है तो भी माँ को वो जरूर हमें एक्सेप्ट करके चलते हैं कि माँ को वो इन्फेक्शन लग ही जाता है।
तो ऐसे में उल्टा माँ में जो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है वो दूध के जरिए बच्चे को रेडीमेड मिल जाती है और बच्चे का उससे बचाव होता है। तो यानी माँ का उसको भी दूध एक बच्चे प्रकार के की लिए वैक्सीन मिल जाती है। एग्जैक्टली तो ऐसा कहा जाता है कि माँ का दूध ही बच्चे का पहला वैक्सीन है। और मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहूंगा, अमरावती में हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे अमरावती में ह्यूमन मिल्क बैंक है। डॉक्टर सतीश तिवारी सर, डॉक्टर राजेश भूप सर, रोटरी मिड टाउन, इन लोगों ने सामने आकर डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर मुर्के हॉस्पिटल में जो ह्यूमन मिल्क बैंक रखी हुई सामने आई कि जहां पर पेरेंट्स दोनों कोविड करने की नौबत आई है, पेरेंट्स को एडमिट होना पड़ा है, आईसीयू में है, और ऐसे बच्चों के लिए ये एक जीवन दान देने वाली ह्यूमन मिल्क बैंक साबित हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जो जो मदर्स को पॉसिबल है वो अपना दूध ह्यूमन मिल्क बैंक के लिए डोनेट करे, और जिनको भी जरूरत हो उनको विना मूल्य इस ह्यूमन मिल्क बैंक से दूध मिलेगा, जो किसी अमृत से कम नहीं है। अब ये हो गए 12 साल तक के छोटे बच्चों की। 12 साल से 18 साल के बच्चे अक्सर जिद्दी हुआ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनमें परिवर्तन, बहुत सारी चीजें, किसी की नहीं सुनना, ये सारी आदतें होती है। माँ बाप भी ऐसे बच्चों से अक्सर देखा कि हमने परेशान रहते हैं। तो ऐसे में माँ बाप की और बच्चे के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, क्योंकि बचना कोरोना से, जिद और मस्ती बाद में भी चलती रहेगी, उसको किस प्रकार समझा सकें, क्योंकि वो है जैसी होती समझने की स्थिति नहीं होती है। बहुत मुश्किल काम हो जाता है माँ बाप के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि उनका खुद के अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं, दूसरे परिवर्तन आते हैं, सोच में बदलाव आता है, सारी चीजों में। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? बहुत बहुत सही और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, इस तरह में बच्चों में इस तरह से रिबेलियस एक भावना होती है। बहुत बार एक उनको एक फीलिंग होता है कि हम बड़े हो गए हैं, और बहुत बार वो पेरेंट्स से दी जाने वाली सूचनाओं की तरफ नजरअंदाज करते हैं। लेकिन चंदू भैया, मैं इसका एक दूसरा पहलू भी बताना चाहूंगा कि जब यही बच्चों को पेरेंट्स या डॉक्टर्स कोई सलाह देते हैं तो इतनी जिम्मेदारी से उसको फॉलो करते हैं कि आपको क्या कहे। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि किशोरावस्था वाले बच्चों को अगर उनका रिस्पेक्ट देते हुए उनको कुछ बातें अगर समझाई जाए जी और जी। जिम्मेदारी उन पर डाली जाए और उन पर विश्वास डाला जाए, तो वो बहुत बार इन बातों को फॉलो करते हैं। और कई बार मैंने तो देखा है कि उल्टा पेरेंट्स ज्यादा होता है, अरे कुछ नहीं होता। इस तरह का अप्रोच अगर पेरेंट्स ना रखे, अगर पेरेंट्स अपने खुद की कृति में से, उनके खुद के बिहेवियर में से अगर ये इनडायरेक्ट मैसेज बच्चों को देते हैं कि नहीं, इससे बचने में ही हमारी भलाई है, तो बच्चे भी इस बात को समझते हैं। और कई बार अगर कुछ बच्चे, खुदा न खास्ता अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, नहीं सुन रहे हैं और जानबूझकर मना करने की वजह से जिद में आकर जानबूझकर कुछ चीज करना चाहते हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उनसे किस तरह से उनको, जो हम लोग जी जी। काउंसलिंग करें। लाइफ स्किल्स और काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, उस बारे में उनको जब समझाते हैं, तब वो बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इन सब खतरों से बचते हैं। यानी बच्चों पे यदि आपने जिम्मेदारी डाली और उनको विश्वास में लिया, उनके थोड़ा सा मन की सुन के थोड़ी अपनी बात कर, निश्चित रूप से बच्चे भी सुन लेंगे, और नहीं सुनते तो आप लोग हो। अब डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पूछा था कि बच्चों में कोरोना क्यों हो रहा है, यानी जैसे लापरवाही वगैरह तो ठीक है, पहले भी सारी चीजें थी, लेकिन अब कोई इस जो वायरस आया, ये बच्चों पे कोई ज्यादा असर करेगा? पहले वाला वायरस से आप जैसे बताया कि डबल म्यूटेड हो गया, इसके स्वभाव बदल गए, इसके सारी चीजें बदल गई, तो क्या बच्चों के तरफ इसका एक प्रकार से आक्रमण करने का कोई मंशा है इस वायरस की? हाँ, मैं इस प्रश्न का रुख समझ रहा हूँ। इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो ये नया वायरस, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, उसमें बच्चों में ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज है ऐसा नहीं है, जी। बल्कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो जैसे हमने शुरुआत को देखा था, किसी घर में एक या दो इन्फेक्टिविटी, पेशेंट निकल, इन्फेक्टिविटी यानी ये ज्यादा लोगों में फैलता है या ज्यादा प्रमाण में जल्दी से फैलता है? मैं दोनों बातें बताता हूँ। जी जी। ये ज्यादा लोगों में भी फैलता है, ज्यादा जल्दी भी फैलता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है। जी इसकी वजह से ज्यादा लोगों में ये अफेक्ट कर रहा है। शुरुआत को पिछले साल हमने देखा कि फैमिली में एक या दो मेंबर निकलते हैं। अभी इस साल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो पूरी की पूरी फैमिली इसमें पॉजिटिव निकल रही है, जिसमें कोई बच्चों से लेके तो बुजुर्गों तक। दूसरी एक बात, जैसा आपने पूछा कि बच्चों में क्यों ज्यादा इनमें होने के चांसेस हो रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अभी बच्चे एक ऐसी चीज बचे हुए हैं कि जिनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग है, या तो उनको वैक्सीन मिल चुका है, या तो उनको कम ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन को एक्सपोज हो चुके हैं, और उनमें कुछ न कुछ इम्यूनिटी का पार्ट उनमें डेवलप हुआ हुआ है। लेकिन और दूसरी बात, ये जो बच्चे हैं, इनको हम इनोसेंट विक्टिम्स कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, बच्चे तो बाहर नहीं जा रहे जी। हैं। लेकिन जो भी हमारे, या तो हमारे कोविड योद्धा है, या तो लोग अपने डेली नीड के लिए, जरूरतमंद चीजों के लिए जो बाहर निकल रहे हैं घर के, वही बाहर से इन्फेक्शन लेकर आते हैं, एंड दे मे बी असिम्टोमेटिक कैरियर।
एक बात मैं यहाँ फिर से सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना के सभी मरीजों में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि लगभग 20 से 25%, 20 से 30% लोगों में कोई लक्षण नहीं रहता, ये और उनकी कोरोना अगर आप होता। टेस्ट करो तो वो पॉजिटिव निकलता है। सो दे आर द असिम्टोमेटिक कैरियर्स। और जो लगभग 50 से 60% लोग हैं जिनमें माइल्ड लक्षण होते हैं, छोटा मोटा बुखार आ जाता है, छोटी मोटी सर्दी घर में खांसी इलाज रहती है, कर तो लेते जो। सिम्टोमेटिक है, घरेलू इलाज से भी वो ठीक हो जाते हैं, उनमें लक्षण बंद हो जाते हैं। बट दे आर कैरियर, वो उनका जब तक के पूरा एंटीबॉडीज तैयार नहीं होता तब तक वो वायरस शेड करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। और बहुत कम है जिनको लक्षण थोड़े गंभीर, और बहुत ही गिने चुने लोग हैं, 4 या 5% के जिनको एडमिट होने की नौबत आती है। बच्चों के मामले में भी अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 20 से 30% अभी जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है वो बच्चों का पॉपुलेशन आ रहा है। और जो कल ही मैंने जो डाटा लिया है मुंबई का, वो लगभग 30% से 40% के बीच में अभी जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है वो बच्चों की है, यानी जो 18 साल 18 से साल कम से। वालों की। यस। अभी जैसे आपने बताया कि बच्चों में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता, मेरा पूछने का जो आशय है कि क्या एंटीबॉडी बिना कोरोना के भी निर्माण की जा सकती है, बिना वैक्सीन के कोई ऐसी प्रयोजन है कि जिससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेवे, जिससे कोरोना से उसको प्रोटेक्शन हुए? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि खासकर इम्यूनिटी बढ़ाना ये एक बहुत हर किसी के जुबान पे चीज आई हुई है। तो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में डेफिनेटली 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 मदद करता है। इसमें सबसे शुरुआती बात मैं बताऊंगा कि एडिक्वेट नींद, सफिशिएंट नींद होना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 8 से 8.5 घंटे, 7 से 8 घंटे अगर नींद हमारी होती है तो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए, बिल्टअप करने के लिए कारगर होती है। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हमको कुछ पर्टिकुलर विटामिन बहुत मदद करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी जो कि हमको सिट्रस फूड, यानी कि नींबू, संतरा, संतरा। मौसम्बी, इस तरह के फूड्स के जरिए हमको मिलती है। एक विटामिन ए होता है, वो भी बेनिफिशियल होता है। विटामिन डी खासकर बेनिफिशियल होता है। तो जो हम अगर धूप में निकलते हैं तो धूप में से हमको मिलता है, कुछ फूड में से भी मिलता है, सी फूड में से भी मिलता है। तो वो एक विटामिन डी जरूरी है। एक हमको और जरूरी विटामिन हम बोलेंगे कि जिंक एक जरूरी होता है, कि जिंक भी हमको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और इम्यून बूस्टर्स बहुत सारी चीजें जो हम लोग कहते हैं कि बादाम, अखरोट, ये सारी चीजों का अगर हम हल्दी, घरेलू जो भी इस मेवा तरह घरेलू मसाला जो अपना चीजें है। है। और एक बात कही गई है कि अगर हम योगा रखते हैं, अच्छा हाइजीन रखते हैं, सही समय पर गार्गल्स करते हैं, स्टीम इनहेलेशन, ये चीजें जो है हमको सपोर्टिव कही जाती है। इन पर केवल डिपेंड रहकर नहीं चलेगा, हमको त्रिसूत्री का इसके साथ में अगर हम पालन करते हैं तो कोरोना से बचाव बहुत बहुत हद तक संभव है। और मेरे ख्याल से हम जो ये सब चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का हमारा उद्देश्य डरना नहीं है, नहीं नहीं। बल्कि इस पर सही, उस पर जो इलाज है उसको पाकर उसको होने से ही रोकना है। जहां तक हो सके उसको रोकना, और होने पर उसको सही ढंग से लड़ने के लिए पहले से तैयार होकर रहना, ये है। यानी बीमारी हो उससे यदि हमने प्रॉपर अवेयरनेस रखा, हमारा गाइडेंस प्रॉपर रखा, यदि थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो डॉक्टर से सलाह ले ली, तो निश्चित रूप से इसको बढ़ाने से हम लोग रोक सकते हैं। आने से तो चलो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, ये तो कोई अभी तय नहीं कर सकता। अच्छी इम्यूनिटी है, उसको भी कोरोना होते हुए देखा, 2 बार जिनको वैक्सीन ली उसको भी होते हुए देखा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राहत तब मिलती है जब यदि हम खुद इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि हमको कोरोना नहीं होना चाहिए। ये यदि हमारे दिमाग में बैठ गए कि हमको कोरोना नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से रुकावटें तो कोरोना में जरूर पैदा हो जाएगी आपके बीच में आने के लिए। डॉक्टर साहब, आखिरी जाते जाते जो प्रश्न आपसे है कि बच्चों में भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, डरने की बात नहीं है। फिर भी जैसे आपने इतनी देर तक तो बताया ही है, फिर भी और यदि कुछ आप जानकारी बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को, और साथ में क्योंकि क्या बच्चे, पेरेंट्स और इसके साथ में बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, परिवार भी जुड़ते, बच्चा अकेला नहीं होता है, तो उनके साथ में जुड़ते, सबको कुछ न कुछ एक अपनी जिम्मेदारी और कुछ ऐसे सामाजिक बंधन निभाने की जरूरत है अभी। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है चंदू भैया। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि अभी जब हमने सुना था कि आपने 6 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, जी जी ये एक जज्बा है अपने अमरावती का, कि जी। यहाँ पर लोग अपने लिए, एक सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और इसी जज्बे के साथ अगर हम लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस कोरोना में जो बच्चों की गिरफ्त में आने से उनको बचा भी सकेंगे, और उनको ज्यादा फैलने से इस पर हम लोग जीत भी हासिल कर सकेंगे। मैं यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो मैंने कहा था कि बाद में हम इसको विस्तार से बताएंगे। जो मैंने एक बात बहुत रिएटरेट करना चाही थी कि बच्चों में टेस्टिंग से कोई भी परहेज ना रखे। टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों बच्चों का निगेटिव या पॉजिटिव स्टेटस होना जरूरी है? इसका कारण ये है कि जिस तरह से हम बड़ों में देखें कि किस तरह से लक्षण होते हैं, बच्चों में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी
सिस्टेमिक डिजीज जो होता है, क्या जो होता है कि सर? ये क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये वो बीमारी होती है कि जब किसी बच्चे को कोविड हो जाता है, वो उसमें से अच्छा हो जाता है, उसमें एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, लेकिन यही एंटीबॉडीज उसके ही शरीर के महत्व के अवयवों के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, जिसमें कि हार्ट, ब्रेन, आईज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, किडनीज, इन पर ही असर करना चालू कर देती है। और इसका अगर समय पर निदान नहीं हुआ तो ये जानलेवा हो सकती है, और अगर इसका समय पर निदान हुआ तो बच्चा इसमें से बच सकता है। इसीलिए अगर हमको मालूम है कि इस बच्चे को कोविड हो गया है और उसको अगर इस मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई जा देते हैं, तो हम ऐसे वक्त में तुरंत उसका इलाज सही ढंग से कर सकते हैं। दूसरी एक बात लोगों को कॉमनली मालूम होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को कोविड होता है तो सभी बच्चों को भर्ती करने की जरूरत नहीं है। लगभग 90 से 95% बच्चे घर में रहकर ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी और राहत की बात है। मैं ये सब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चे को कोविड हुआ है तो ये पता होने के क्यों कारण है, फायदे मैं आपको गिनाना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर हमको मालूम पड़ गया कि इस बच्चे को पॉजिटिव है, तो हम इस बच्चे से जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत उसका पालन नहीं कर सकते त्रिसूत्री का, तो वो एक बात होती है। दूसरी बात है ना, बच्चों में जब कॉम्प्लिकेशन, भले ही हमने कहा कि ये केवल 3-4-5% बच्चों में ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन हमको कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कब सीरियस है, कब हमें शायद भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, उसके लक्षण हमें पता होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को बहुत कंटिन्यू बुखार रह रहा है, अगर कोई बच्चा सुस्त हो जाता है, जी अगर कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, अगर बच्चे को सांस जोर से चल रही है, अगर बच्चे को झटके या आकड़ी आ रही है, अगर बच्चे के हाथ पैर नीले या होंठ नीले हो रहे हैं, या अगर बच्चे की दिल की धड़कन बहुत जोर से चल रही है, या अगर बच्चे को अल्टर्ड सेंसोरियम यानी कि उसके होश अगर बदल जाते हैं, तो इस हालत में हमको तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और उसका समय पर इलाज करना चाहिए। इसके साथ ही मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अमरावती के लिए गवर्नमेंट सेटअप में भी एक सेटअप होना चाहिए, क्योंकि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर एक यूनिट ऐसी चीज है कि जो रातों रात नहीं खड़ी की जा सकती, और जी उसके लिए जो टीम लगती है, बाकी बड़ों में एक जो है थोड़ा महत्व का यहाँ पर मैं बदलाव बताना चाहूंगा। बड़ों में एक संभव है कि आप कोई मंगल कार्यालय या कोई होटल लेके उसको कन्वर्ट कर दे, लेकिन बच्चों में ये एकदम से पीआईसीयू इस तरह से तैयार करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी होगी। कुछ पीडियाट्रिशियंस की अपॉइंटमेंट, कुछ पीडियाट्रिक सिस्टर्स की अपॉइंटमेंट हमको पहले से करनी पड़ेगी, और इसकी तैयारी हमें समय पर करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन कहो या सूचना कहो। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला था एक पोस्ट कोविड, और जो आपने पूरे पूरे इसमें कवर कर दिए कि बच्चों के लिए भी क्या कोरोना होता तो उसकी व्यवस्था अमरावती ठीक है, महाराष्ट्र प्रशासन देश में भी कहीं इस बारे में इसकी चर्चा है क्या कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट, बच्चों का इलाज, बच्चों की सारी चीजें बड़ा बता देता मुझे खांसी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बच्चों को आपको इशारों से पहचानना पड़ता है कि बच्चे को क्या तकलीफ होती है, और निश्चित रूप से वो जो बाल रोग तज्ञ है वही जानेगा, एक नॉर्मल डॉक्टर, कि भाई कोविड के सारे जो एक प्रिस्क्राइब पूरे पूरे बने हुए हैं कि अब तो ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, आपको बताओ अमरावती में इतने सारे सेल्फ डॉक्टर हो गए, पुराना प्रिस्क्रिप्शन दूसरे को कोविड हुआ तो उसको दे देते हैं, और जब आपने बताया पोस्ट कोविड के जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि उसकी बाकी बॉडी क्या उसको रिएक्ट करती है, शुगर है तो कितने प्रमाण में उसको आगे नुकसान हो सकता है, तो बच्चों के भी जैसे आपने पोस्ट कोविड के नुकसान बताए, इलाज कराने के बाद में भी क्या इसको फ्यूचर में कोविड हो गया तो तकलीफ हो सकती है। ऑडियो गया आपका। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ अब रही? आ रहा अब आ रहा। ओके ओके, जी ठीक। वापस। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने चंदू भाई, क्योंकि मैंने अभी अभी एक ये देखा था, एक जोक पढ़ा था कि पूरी की पूरी फैमिली टेस्ट करने चली गई कोविड की, क्योंकि सुबह काम वाली बाई पोहे तो में नमक डालना भूल गई थी। जी जी तो इस तरह का ये जो हम जब जी जी जानकारी जी देते हैं, जी आपने आपने देखा होगा कि अभी के डिस्कशन में मैंने कहीं पर भी ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जी उसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई बात नहीं कही। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी जब भी हमको कोई तकलीफ लगती है, आप अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें, जो आपके रेगुलर डॉक्टर्स है, जो आपके बाल रोग तज्ञ हैं, वो जो सलाह देते हैं उसके ऊपर आप अमल करें, ना कि उन पर कोई बताए कि डॉक्टर साहब इसको रेमडेसिविर दे सकते हैं क्या, या इसको प्लाज्मा दे सकते हैं क्या, या जी इसको जी कोई फ्लाविपिर दे सकते हैं क्या, इस तरह का कहे बगैर उन पर विश्वास रखिए। जो बच्चों को जरूरी है वही ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आगे चल के भविष्य में उनको इसका कोई नुकसान हो सकता है क्या। जी जी एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक उदाहरण है, किसी को नहीं मालूम था म्यूकरमाइकोसिस, जी
पिछले 4 महीने के पहले कोई नहीं बोलता था इस बारे में हमारे बात एक करने। मित्र की इसमें डेथ हो गई म्यूकरमाइकोसिस में बहुत बहुत अभी बहुत बहुत 1 महीने दुर्भाग्य की पहले। बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना से तो ठीक हो गए थे, लेकिन शुगर ज्यादा होने के कारण उनको ये बीमारी हो गई। ऑपरेशन भी हुआ, नागपुर में भी थी और बीच में कोई नियम आए थे कि 7 हफ्ते तक ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो ऑपरेशन भी उनका 2 महीना लेट हो गया। और वहां से निकले और बस 2-3 घंटे बाद अमरावती ऑपरेशन करा, ठीक निकले और 2-3 घंटे बाद उनकी इसी बीमारी से अमरावती में डेथ हुई है। बहुत ये सब अनुभव ही हमको जी जी सिखाते हैं। जी। हम खुद भी बताना चाहेंगे। मैं यहाँ पर और एक अपील भी मीडिया से करना चाहूंगा। जब कोई चीज अच्छी होती है, हमारा मीडिया बहुत जागरूक मीडिया है और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रोल इन्होंने अमरावती में इस कोरोना की लड़ाई में अपना निभाया है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कहीं किसी चीज में ये एक लड़ाई है और यहाँ पर अपने को हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अपने लिमिटेड सोर्सेस है, यहाँ पर अगर कोई भी गलत चीज हो रही है ऐसा लगे, तो जरूर इसका संज्ञान आप आईएमए के पास लेकर आइए, प्रशासन के पास लेकर आइए, और हो सके तो दवाखानों में किसी भी हालत में किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी जी उसमें के लोगों का मोरल डाउन ना हो, इसके लिए हम सबको उनको बढ़ावा देते रहना है। जरूर कोई हर चीज कभी 100% अच्छी नहीं हो सकती, कहीं पर किसी की गलती जरूर हो सकती है। उस पर हमको सही तरीके से अगर हम निपटेंगे तो हम इस पे जरूर बहुत अच्छे से इस संकट पर विजय पा सकेंगे। बहुत बहुत तो महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर साहब आज हमारे मीडिया के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और टोटल एक, ठीक है हमने बच्चों का एक उसमें व्यू रखा है, लेकिन जनरल कोरोना के बारे में पूरी जानकारी कि लोगों ने क्या बिहेवियर रखना चाहिए, किस ढंग से पालन करना चाहिए कि रोग होने के बाद चलो इलाज तो हो जाएगा, करीब हो भी रहा है। 98% लोग ठीक होकर घर पर भी जा रहे हैं, लेकिन 98 में से इलाज के प्रति जो लापरवाह हो गए उनका पोस्ट कोविड प्रॉब्लम, जैसे आपने भी बताया कि एक नई बीमारी ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस जिसको कह रहे हैं, वो भी कई बार घेर लेती है। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीज हो तो निश्चित रूप से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बीमारी ठीक है, एक महामारी के रूप में हमने इसको लिया है, लेकिन फिर भी यदि आपने लापरवाही की तो निश्चित रूप से महामारी है, नहीं तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती। जैसे मैं मेरा भी अनुभव बताऊं कि मुझे भी कोरोना हुआ और हमने इतने जल्दी उसका सारा का सारा सब, कोई किसी को कोई सिम्टम्स नहीं थे पूरे। डॉक्टर साहब हम लोग घर में 14 लोगों को कोरोना हो गया था, पूरा कोरोना, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं थे। हम लोगों ने फिर भी जैसे एक हमको लगा है ना, मेरी बेटी बाहर से आई थी, उसका हमने टेस्ट करा लिया था तो पॉजिटिव था। हमने इमीडिएट पूरे घर का पूरा करा लिया और प्रॉपरली सारी ट्रीटमेंट हमने घर में रहकर की है। और आज यानी मैं बताऊं, जैसे आपने विटामिन सी कहा था, मैंने कोरोना के दौरान में संतरे बहुत खाए थे, बहुत संतरे खाए थे, तो मेरी एंटीबॉडी 63 आई है करके मैं प्लाज्मा देने लायक हो सका हूं। यदि मेरी एंटीबॉडी नहीं रहती तो मैं प्लाज्मा नहीं दे सकता था। तो मेरी एंटीबॉडी भी हम लोगों के सारे मेंटेनेंस और डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर रवि भूषण, डॉक्टर अविनाश चौधरी, डॉक्टर श्रीगोपाल राठी, इन्होंने सबने मिलकर सलाह दी और हमने उनकी सलाह का माना, तो किसी को आज भी सब पूरी तरह स्वस्थ है, कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं हुई। 10-12 दिन हम लोगों ने घर में आराम किया। तो सभी से निवेदन है कि थोड़ा भी ये कहीं आपको डाउट है, एक रांची फिल्म आई थी साहब, उसमें वो कहता है कि आपको लगता है यदि आपका राज खुल गया तो आप समझो कि आपका राज खुल गया है। तो आपको कहीं डाउट है कि कोरोना हुआ तो आप समझिए आपको कोरोना हो गया, आप उसका इलाज में लग जाइए, टेस्ट करा लीजिए। यही संदेश इस माध्यम से हम और डॉक्टर साहब आपको देना चाहते हैं। बीमारी ला इलाज नहीं है, लापरवाही के कारण आपको जरूर नुकसान हो सकता है। हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर संदीप दानखेड़े ने बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र भैया।